बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मसर पर। मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के एक ऐसा वर्ण, एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम अयोगवाह है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों एवं बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर अयोगवाह कहते किसे हैं। तो मैं आज अयोगवाह के बारे में सारी समस्या का आज समाधान कर देने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आज पढ़ने वाला हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास में अयोगवाह किसे कहते हैं। तो भाई मैं आप लोग को याद कराना चाहता हूं कि जब इससे पहले कि आप क्लास किए होंगे तो पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। अ से औ तक, अ से औ तक क्या होते हैं? 11। जैसे अ आ हर्षे दीर्घई हर्षो दीर्घ री री सॉरी अ आ हर्षे दीर्घई अ आ हर्षे दीर्घई हर्षो दीर्घ री ए ऐ ओ औ। मैंने बताया था स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ आ हर्षे दीर्घई हर्षो दीर्घ री ए ऐ ओ औ। अन अह ये दो मैंने छोड़ दिया था। अन अ से अ तक 11 जो स्वर होते हैं, 11 जो होते हैं ये स्वर वर्ण होते हैं। अ से अ तक 11 जो है स्वर वर्ण है। लेकिन इसमें आगे एक और ऐसा दो वर्ण आता है, दो ध्वनि लिखता हूं। अन अह, अन अह। तो अन अह की मैं बात नहीं किया था स्वर वर्ण में, बस मैंने बताया था कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। अन अह की मैंने बात नहीं किया था, इसलिए बात नहीं किया था क्योंकि अन अह जो है ये अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये अयोगवाह होता क्या है, ये अयोगवाह है क्या? तो भाई इतना जानिए, एक ऐसा जातीय स्वर है अयोगवाह। अयोगवाह एक ऐसा जातीय स्वर है जिसका ना स्वर के साथ मेल होता है न व्यंजन के साथ मेल होता है। इसीलिए इसका नाम देखो कितना, इसका नाम है देख लो, अयोग। क्या लिखा है? अयोग। मतलब एक अन अह को अयोगवाह कहते हैं। अन और अह को अयोगवाह कहते हैं। जैसे मैं बतला रहा हूं, अन अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते किसे, काहे इसका नाम अयोगवाह पड़ा? इसलिए पड़ा कि एक ऐसा वर्ण है, ऐसा ध्वनि है जिसका योग मतलब एक मतलब जुड़ाव, जिसका जुड़ाव न स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ होता है। नहीं स्वर के साथ इसका योग होता है, मिलाप होता है, न व्यंजन के साथ इसका मिलाप होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अयोग। क्या? अयोग। मतलब इस योग अ का अर्थ होता है नहीं, इसका योग किसी के साथ नहीं, न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अयोग। तो इसका जो जातीय लगाव है, जातीय योग है, न स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। फिर भी यह अर्थ वहन करता है। न स्वर के साथ इसका मेल होता है न व्यंजन के साथ मेल होता है, इसीलिए इसीलिए इसको कहा गया अयोग। क्या कहा गया? अयोग। लेकिन फिर भी यह अर्थ वहन कर लेता है, इसलिए इसको वाह लगा दिया गया, अयोग वाह। भाई न स्वर के साथ मेल होता है न व्यंजन के साथ मेल होता है, फिर भी जब स्वर व्यंजन में लगता है ना, अर्थ इसका तो का मतलब अब बदल जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए मतलब अयोगवाह में क्या जोड़ दिया गया? वाह। अयोग वाह मतलब वाहन, इसका अर्थ वाहन यह कर लेता है। कैसे अर्थवान करता है? तो अन अह को अयोगवाह कहते हैं। इसका जातीय योग न स्वर के साथ हुआ न व्यंजन के साथ हुआ, लेकिन ये अर्थवान किया। कैसे हुआ अर्थवान किया? जैसे क्या है? अन अह, तो ये अनुस्वार, एक है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। इसका नाम क्या है भाई? ऊपर एक जब बूंदा लगता है, एक बूंदा टाइप से जब ये ऊपर लगता है तो इसको कहते, इसका नाम होता है अनुस्वार। ऊपर जब एक बूंदा लगता है तो इसका नाम अनुस्वार होता है। ऊपर नीचे दो जब बूंदा लगता है, ऐसे ऊपर और नीचे, तो इसका नाम होता है विसर्ग। इसका नाम होता है विसर्ग। कहीं भी अगर ऊपर नीचे बूंदा दिखाई दे तो याद रखिएगा, ऊपर नीचे बूंदा का नाम क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। एगो अगर कहीं भी बूंदा दिखाई दे रहा है एगो, तो इसका नाम है अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार। भाई एक बूंदा अगर आपको कहीं दिखाई देता है, अगर किसी शब्द के ऊपर एक बूंदा लगल दिखे, वह होगा आपका क्या? अनुस्वार होगा। और ऊपर नीचे दो बूंदा लगल दिखे तो वह अयोगवाह होगा। तो जैसा देख लीजिए, एक बूंदा जैसे अन्न, में क्या? अन्न, ये क्या है? ये अनुस्वार है। ये क्या है? विसर्ग है। भाई
है, ऊपर नीचे जब बूंदा लगा रहता है तो विसर्ग होता है, लेकिन यह ह के रूप में पढ़ाता है। विसर्ग आधा ह होता है, विसर्ग आधा क्या होता है, आधा ह होता है, जिसमें हलंत लगता है वो आधा हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया है, अगर आप नहीं देखा तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी गया है। तो भाई विसर्ग, जो विसर्ग है अह, ये जो अह पर आ रहा है ऊपर नीचे बूंदा विसर्ग कहलाता है। विसर्ग का उच्चारण ह से होता है, ह आधा ह होता है विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसका मेल मिलाप, इसका योग न स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इसको अयोग कहते हैं। लेकिन फिर भी अर्थ वाहन कर लेता है, इसलिए इसको वाहन अयोग वाह नाम पर गया। अर्थ न स्वर हो, न इतना जानिए न स्वर है न व्यंजन। अर्थवाहन कैसे करता है, जैसे मैं बतलाता हूँ। अर्थवाहन कैसे करता है भाई, ये लिखल है पचम, क्या लिखल है, पचम, पचम लिखल है ना। अगर यही अनुस्वार को खाली लगा दीजिएगा तब कथी पढ़ाएगा, पंचम, अर्थ बदल गया, अर्थवाहन कर लिया, अब ये पढ़ाएगा पंचम। अब देखो ये कथी है, प्रात है, क्या है, प्रात, इसका अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन अगर यही विसर्ग लगा दिया जाए, अब हो गया कथी, प्रातः, मतलब सवेरा, प्रातः, अर्थवाहन कर लिया कि ना। प्रात, प्रात कुछ अर्थ था इसका, अगर भाई मान ली इसका सीधे नाम लिखा है प्रात, कुछ अर्थ है, नहीं है। अगर विसर्ग लगा दिया जाए तो विसर्ग को आधा ह पर आता। अब हो गया प्रातः, अब क्या हो गया, इसका अर्थ तो बदल गया, बदल गया ना। अब देखो पचम का कोई अर्थ है, पचम, 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 पचम का कोई अर्थ है, नहीं है ना। अगर यही अनुस्वार लग जाए, अब क्या पड़ेगा, पंचम, मतलब पांच, पंचम माने पांच, संस्कृत था पंचम हो गया। अर्थवाहन कर लिया कि ना कर लिया भाई। तो भले इसका योग स्वर के साथ अकेला ना हो, व्यंजन के साथ अकेला ना हो, लेकिन ये अर्थवाहन कर लेता है जब ये शब्दों के साथ जुड़ता है। तो ये अर्थ, जैसे पचम से पंचम, प्रात से प्रातः, अर्थवाहन कर लिया। तब क्वेश्चन अगर आ जाए कहीं कि अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं, तो ये भाई अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार ये है विसर्ग क्या होते हैं भाई, मतलब अयोगवाह होता है। ये बूंदावा जो है टिकुलिया, ये कथी है, अनुस्वार है। जैसे पंचम पर लागल है यहाँ, ये कथी है, अनुस्वार है। और ऊपर त के बगल में जब ऊपर नीचे जो लगल है भाई टिकुली टाइप से, ये कथी है आपका, ये विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण ह से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अयोगवाह के बारे में बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीका से आप समझ गए होंगे कि भाई अयोगवाह क्या कहते किसे है। तो अन अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसका योग न स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ होता है, फिर भी ये अर्थवाहन कर लेता है। जैसे पंचम, कंगन, प्रातः, ये सब जैसे हो जाएगा भाई। कगन, इसका कोई अर्थ है नहीं, लेकिन यही अगर अनुस्वार को लगा दीजिएगा क्या हो जाएगा, कंगन, अब पहनने वाला बाला, हो गया कि ना अर्थ। तो भाई ये बहुत अर्थवहन करता है, भले इसका योग किसी के साथ ना हो। ना होता है कि भाई ये जो लड़कावा है ना, एकरा कौन से पटवे नहीं करता है, अरे कौनों से नहीं पड़ता है। हम जमुना के साथ जाएगा तौना से ससुरा मरे मारी उखाड़ लेता है, तौना से गाड़ी गलौज कर लेता है। लेकिन अगर उसी में से एक दो ऐसे आदमी होंगे जो जिसके साथ एक काम करता होगा बहुत बेहतर तरीका से, बढ़िया तरीका से, जिसके साथ उसको पटता होगा, समझ गए, आपस में वह काम मिल के करता होगा, कुछ ऐसे आदमी होंगे, समझ गए, समझे, भले उसको किसी से ना पटे। भाई एक ऐसा आदमी है जिसका भले किसी से लगाव ना हो, कौनों से मारा मार उखाड़ ले, गाड़ी गलौज कर ले, लेकिन जो काम कर रहा है ना वो काम उसका बहुत महत्वपूर्ण है, वो काम से लोग खुश है, समझ गया। वही होता है अगुवाह। अगुवाह क्या होता है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी से खूब कौनों से मारामारी कर ले रहा है, किसी के साथ नहीं उसका तालमेल है, लेकिन जब वो काम कर रहा है वो काम से लोग बहुत खुश है, वही अगुवाह है। न स्वर के साथ इसका तालमेल है, न व्यंजन के साथ इसका तालमेल है, लेकिन ये अर्थवहन करता है, मतलब काम बढ़िया करता है। कंगन, अगर यही अनुस्वार न रहे तो कगन, कोई अर्थ नहीं। पंचम, अगर यही अनुस्वार न रहे तो पचम, कोई अर्थ है नहीं है, यही है अगुवाह। बेहतर, हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे। अब मैं बात करने वाला हूं आप सबके बीच विसर्ग के बारे में कि विसर्ग कहते किसे हैं, क्या विसर्ग किसे कहते हैं। अब विसर्ग को समझ जाना है आप सबको। देखिए यहां लिखा है मैंने कि विसर्ग कहते किसे है। ये जो विसर्ग लिखा है,
विसर्ग, ये जो अह जो है क्या है, विसर्ग ही है। अभी मैं बतलाया हूं। अब मैं विसर्ग के बारे में बात करूंगा कि विसर्ग क्या है। भाई याद रखिएगा, विसर्ग का उपयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। स्वर के बाद ही इसका हमेशा यह लगता है। विसर्ग हमेशा किसके बाद लगता है? स्वर के बाद लगता है। स्वर के पहले कभी नहीं लग सकता है। स्वर के बाद ही ये हमेशा लगाया जाता है। किसको? इस विसर्ग को स्वर के बाद लगता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछे तो सब आंख बंद करके टिक मारना कि इसका उपयोग कब होता है? स्वर के बाद ये विसर्ग लगता है। तो मैं बतलाऊं भाई, स्वर के बाद इसका उपयोग होता है। स्वर के बाद क्या होता है? इसका उपयोग होता है। याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा उपयोग संस्कृत में होता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां होता है? संस्कृत में। ये हिंदी में बहुत कम होता है। फिर भी हम हिंदी में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं मैं बतला रहा हूं। इसका उपयोग करने के लिए आपको जैसे मान लो प्राय शब्द है, प्राय कुछ, अब प्रायः विसर्ग को आधा ह होता है, विसर्ग ह होता है। ह पढ़ना, विसर्ग को आप ह पढ़ना। यह है प्राय, यह है प्राय। अगर यही विसर्ग लग जाएगा तो अब ये पड़ेगा प्रायः, प्रायः। यहाँ विसर्ग क्या पड़ेगा? ह पड़ेगा। प्रायः क्या पड़ेगा? प्रायः। जैसे प्रातः, प्रातः विसर्ग क्या पड़ेगा? ह पड़ेगा। अब आप ये पढ़िएगा क्या? प्रातः। क्या पढ़िएगा? प्रातः। अब देखिए इसके बाद अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण। ठीक है भाई, विसर्ग क्या होता है? ये हमेशा स्वर के बाद लगता है। इसका उपयोग संस्कृत में ही ज्यादा होता है, लेकिन संस्कृत में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो जैसे देखिए प्रायः, प्रातः, अंतःकरण या दुख। क्या लगेगा? दुख। याद रखिएगा भाई, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगता है। आप कहोगे सर आपने तो ये नहीं बताया कि स्वर के बाद इसका उपयोग कैसे हो रहा। भाई यहां तो ध्यान देना, प्रायः, प्रायः जो यहाँ य को तुरेगा, जो य आपको दिखाई दे रहा है, तो य हलंत प्लस अ लगेगा, उसके बाद में विसर्ग आएगा, उसके बाद विसर्ग लगेगा ना। तो इसका अ के बाद स्वर के बाद लग रहा है कि ना? ये हमेशा स्वर के बाद इसको उपयोग होता है। त को तुरेगा तो त हलंत प्लस अ आया, अ के बाद विसर्ग है क्या? हमेशा इसका उपयोग स्वर के बाद होता है। भाई स्वर के पहले इसका उपयोग कभी नहीं हो सकता है। किसका? विसर्ग का। अब विसर्ग ह पर आता है भाई। क्या पर आता है? ह पर आता है। याद रहेगी ना? तो याद रखिएगा, विसर्ग का परिभाषा आप लोग का कॉपी में कैसे नोट्स आप देखिए, आप सब नोट्स बनाइए। नोट्स में कैसे बनाना है इसका सब शुरुआत से लास्ट तक मैं ग्रामर लेके चल रहा हूं। आप इसे पहले पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, देखिए पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ रहे हो आप लोग। जिससे पहले आप सब कोई नोट्स बनाओ। सबसे बेहतर अंक आएगा, 60 नंबर आपका रखा हुआ है। बहुत बेहतर आपको पूरा जानकारी हो जाएगी। तो विसर्ग जो है चला तो क्या है? स्वर के बाद ही इसका उपयोग होता है। नोट्स में लिखना, विसर्ग लिख के दे देना, लिखना स्वर, विसर्ग का उपयोग हमेशा स्वर के बाद होता है। इसका उपयोग संस्कृत में ही सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन हिंदी में इस प्रकार से हो सकता है जैसे प्रायः, प्रातः, अंतःकरण, दुख, दुख। ठीक है, ऐसे आप दे सकते हैं। इसके बाद मैं आप सबके बीच बात करने वाला हूं चंद्र बिंदु के बारे में। क्या? चंद्र बिंदु के बारे में। भाई चंद्र बिंदु, इसके बाद मैं चंद्र बिंदु के बारे में बात करता हूं कि चंद्र बिंदु है क्या। भाई ये जो है ना चंद्र बिंदु, ये इसको ऐसे चंद्र बिंदु काहे नाम पड़ा? इसका चंद्र बिंदु नाम काहे पड़ा? मैं इसको आज आप सबके सामने स्पष्ट कर ही देता हूं, समझा देता हूं। आपको हमेशा भी याद रखे कि चंद्र बिंदु इसका नाम कैसे पड़ा। तो भाई देखो ये क्या है? ये चंद्रमा देखे हो रात में ऐसे रहता है ना, ऐसा ही रहता है ना चंद्रमा, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है चंद्रमा। भाई ऐसे रहता है चंद्रमा ना, ऐसा ही रहता है। तो ये कहती है चंद्र है। इसमें क्या है? एक बिंदु, इसका नाम क्या है? बिंदु। चंद्र और बिंदु, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका चंद्र, ये हो गया बिंदु। इसीलिए अब इसका नाम पड़ गया चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्या नाम पड़ गया? चंद्र बिंदु। इसका नाम चंद्रमा का नाम चंद्र बिंदु इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या है? ये है चंद्र, ये है चंद्र, ये है बिंदु, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चंद्र बिंदु। यह हिंदी की अपनी ध्वनि होती है, इसका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है। इसको भाई परिभाषा में क्या लिखना है? चंद्र बिंदु जो दिखाई दे रही है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु हिंदी की अपनी ध्वनि है, इसका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है। इसका जब उच्चारण होता है तो हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है।
हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे मैं आप सबके बतलाता हूं कुछ ऐसा शब्द जिसको उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से कैसे निकलती है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं और बेहतर बतलाता हूं। देखिए इसका नाम चंद्र बिंदु कैसे पर आप तो समझ गए, ये चंद्र हो गया, ये बिंदु हो गया, इसलिए नाम पर गया चंद्र बिंदु। तो आप नोट से जब बनाइएगा तो भाई चंद्र बिंदु लिख के डांस दीजिएगा। तो चंद्र बिंदु में क्या लिखिएगा कि यह हिंदी की अपनी ध्वनि है। चंद्रबिंदु क्या है, हिंदी की अपनी ध्वनि है, इसका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है, इसका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है, यह हिंदी की अपनी ध्वनि होती है। हिंदी ना कहते कि भाई मैं अपने फायदा के लिए मैं इसको अपने पास रखा हूं, तुम्हें क्या मतलब है, ये मेरे अलावा किसी का काम नहीं करेगा। यही बात है किसका, चंद्रबिंदु का, हिंदी की अपनी ध्वनि है, इसके अलावा संस्कृत में थोड़ा भी इसका काम नहीं आता, इसका उपयोग ही नहीं है, यह हिंदी की अपनी ध्वनि होती है, यह हिंदी भाषा की ये अपनी ध्वनि है। इसको आपको नोट्स में लिखना है, चंद्रबिंदु लिख देना, लिखना है यह हिंदी की अपनी ध्वनि है, इसका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है, इसका उच्चारण जब होता है तो हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, ऐसा लिख देना है नोट्स में। जैसे भाई जैसे मैं कुछ शब्द बतलाता हूं, जैसे गांव, क्या गांव, क्या गांव, पांव बांध, गांव पाँव बांध, गांव पाँव बांध, चांद, चांद, ये सब क्या है, इसका उच्चारण जब होता है ना, ये जो चंद्र है ये बिंदु है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, गांव पाँव बांध, उसके बाद क्या सुन रहे हो, गांव पाँव बांध चांद। ये हिंदी के जो ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, हिंदी की अपनी एक ध्वनि है, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। जब इसका उच्चारण हो रहा है गांव, तो हवा मुंह और नाक दोनों से निकल रही है। आप ट्राई कर लेना, ठीक है, आप ट्राई कर लेना बोल कर इस सब शब्दों को, कौन से शब्दों को, गांव पाँव बांध और यहाँ चांद, ये सब गांव पाँव बांध चांद, मुंह अनाक दोनों से हवा निकल रही है, इसका उपयोग संस्कृत में बिल्कुल नहीं होता है, यह हिंदी की स्पेशल एक अपनी ध्वनि होती है। ठीक है भाई, हाँ मैं आप सबके बीच बात करने वाला हूं अगला टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हलंत। क्या नाम है, हलंत। देखिए हलंत क्या होता है, अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। जहां पर दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा उत्पन्न होती है वहां पर हलंत लगा दिया जाता है। जहां पर दो वर्ण को जोड़ने में असुविधा उत्पन्न होती है वहां हलंत लगा दिया जाता है। भाई हलंत लिख के जब डैश देना तो इसका नोट्स जब बनाना तो हलंत के नोट्स में लिख देना कि जहां दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा उत्पन्न होती है वहां हलंत लगाया जाता है। क्या लिखोगे, जहां दो वर्णों को जोड़ने में, दो वर्णों को जोड़ने में क्या होती है, असुविधा उत्पन्न होती है, वहां क्या लगाया जाता है, हलंत लगाया जाता है। जहां दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा उत्पन्न हो वहां हलंत लगाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए इसके, जैसे मैं मान लीजिए कि आपका एक शब्द है क्या, बूढ़ा, क्या बूढ़ा, इसके अलावा गड्ढा, गड्ढा। भाई यहां जो हलंत लगा ये भी व्यंजन वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण, जो ड है और ढ है, ये दोनों व्यंजन वर्ण है, क्योंकि ड भाई हलंत लागल है तो इनमें तो अ है ही नहीं है, ऑलरेडी नहीं है। और जब ढ को तुरिएगा ये ढ को, तो ढ हलंत प्लस में पाई आ, तो हाई ड और ढ दोनों तो व्यंजन हो गया, यही दोनों व्यंजन को जोड़ना था, यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन को जोड़ना था। तो जब दो व्यंजन को जोड़ना होता है वहां पर क्या लगाते हैं, हलंत लगा देते हैं। और जिस वर्ण में हलंत लग जाता है वह वर्ण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, वह आधा हो जाता है। तो मैंने जब ड में ऐसे हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, आधा ड मतलब ड हलंत। भाई उसके बाद गड्ढा शब्द है, अगर गड्ढा में ड में हलंत लगा देते क्या हो गया, गड्ढा, ऐसे बुढ़ा गड्ढा, ये आपका आधा हो गया, समझे। बूढ़ा गड्ढा ये दोनों क्या क्या हो गया आपका, मतलब हलंत का उच्चारण वाला शब्द हो गया, बूढ़ा गड्ढा, समझे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये हलंत को भी बहुत बेहतर समझ गए होंगे। अयोगवाह, विसर्ग, चंद्रबिंदु, हलंत,
ठीक है। अगर भाई आपको समझ आता है तो आप क्लास करते करते आप कमेंट भी कीजिए कि सर मुझे बहुत बेहतर समझ आया, वाह मैंने समझ लिया। विसर्ग जब समझ लो तो कहो सर मैं विसर्ग समझ लिया, चंद्रबिंदु समझ लिया, हलन समझ लिया, मुझे समझ लिया, मुझे किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हुई। अगर परेशानी होती तो बताओ, फिर से कमेंट करो ना कि भाई चंद्रबिंदु में मुझे यह शब्द समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से बताऊंगा आप सबको, ठीक है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं रेफ के बारे में। रेफ किसे कहते हैं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं समझिएगा। हिंदी व्याकरण के एक वर्ण है, एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है क्या, रेफ। एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम रेफ है। रेफ कहते किसे है भाई, ये रेफ भाई रॉ का रेफ क्या पढ़ना है, रेफ पढ़ना है। तो रॉ का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है उसे रेफ कहते हैं। रॉ का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है उसे हम रेफ कहते हैं। व्यंजन वर्ण कौन है मेरे भाई, व्यंजन वर्ण है क वर्ग से प वर्ग तक, या से ह तक, जो आपका 33 को व्यंजन वर्ण जो 33 है, 33 जो वर्ण है व्यंजन है, क वर्ग से प वर्ग तक, या से ह तक 33 वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के ऊपर लगने वाला व्यंजन रॉ का चिन्ह जब व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, यहां लिख भी दिए है, रॉ का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेफ कहते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए गर्म, क्या गर्म, गर्म जो आपका शब्द है भाई, यहाँ तो व्यंजन व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के ऊपर रॉ का चिन्ह व्यंजन वर्ण के ऊपर जो यही रवा है, यहाँ ये रॉ है, क्या है, रॉ है, म के ऊपर लगा दिए तो क्या हो गया, ऊपर लगा दिए ऐसे, तो यही रेफ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेफ कहलाएगा। और ये रॉ का ही रूप है, रेफ रॉ का रूप है, समझे। रॉ का चिन्ह जब व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाए तो रेफ कहलाता है। धर्म में देखिए, धर्म एक ऐसा शब्द है जिसमें जब म पर व्यंजन वर्ण लगाएंगे रॉ का रूप, तो कथी कहलाएगा, धर्म, ये रेफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफ। वर्ण में जब भाई रॉ का उपयोग जब व्यंजन के ऊपर करेंगे तो रेफ कहलाएगा। अर्थ में जो यहाँ ऊपर रेफ है ये क्या कहलाएगा, रेफ कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है हिंदी व्याकरण के ये भी टॉपिक आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे। किसके बारे में, रेफ के बारे में, रेफ क्या होता है। इसके बाद मैं आप सबके बीच बात करने वाला हूं एक अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, जो चंद्र है, औ है, चंद्र के रूप में, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ चंद्र के बात मैं करने वाला हूं। देखिए इसके आगे, इसके बाद अगला टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसका नाम है चंद्र। इसका अगला टॉपिक क्या है, चंद्र है भाई। इससे पहले हम देखिए क्या पढ़े, चंद्र बिंदु पढ़े हैं। ऐसे जो चंद्र है इसमें इस चंद्र कहलाएगा, इसमें जब बिंदु डाल देंगे तो कहलाएगा चंद्र बिंदु। लेकिन मैं अब जो टॉपिक की बात करने जा रहा हूं उसका नाम चंद्र बिंदु नहीं है भाई, बिंदु को हटा ही दो तुम, उसका नाम क्या है, सीधे चंद्र है। क्या है, चंद्र। चंद्र किसे कहते हैं, ये जो चंद्र है ना, इस चंद्र की बात करने वाला हूं। यह कुछ ही शब्दों में, कुछ ही ऐसे शब्द है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है भाई। यह बिंदु रहित होता है, या जो मतलब स्वर वर्ण के जो औ होता है ना, औ के समान इसका उच्चारण होता है। किसके समान, औ के समान इसका उच्चारण होता है। सिर्फ अंग्रेजी वाले शब्द को जब हमको हिंदी में लिखना पड़ता है तब चंद्र का उपयोग होता है। चंद्र का उपयोग हमेशा अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है। चंद्र का परिभाषा नोट्स में आप बनाएंगे तो क्या लिखिएगा कि अंग्रेजी शब्दों को जब हिंदी में लिखना पड़ता है तो चंद्र का उपयोग होता है। जैसे भाई डॉग माने क्या होता है, कुत्ता, DOG, डॉग माने कुत्ता। जब तुम्हें डॉग अगर हिंदी में लिखना हो, DOG नहीं, डॉग को हिंदी में लिखना हो, जैसे ऐसे डॉग, तो यही चंद्र का उपयोग होता है। क्या, किसका उपयोग हो गया, चंद्र का। इसमें बिंदु का उपयोग हुआ नहीं हुआ भाई। उसके बाद देखिए गॉड, GOD, गॉड माने ईश्वर भाई। जब यही गॉड को इंग्लिश में ना लिख के अगर हिंदी में लिखना पड़े क्या, गॉड, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, चंद्र होगा, लेकिन बिंदु नहीं होगा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ डॉल, DOL, जो डॉल माने गुड़िया होती है, डॉल भाई। अगर डॉल को अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो कैसे चंद्र का उपयोग होगा भाई, बिंदु का उपयोग नहीं होगा, डॉल। उसके बाद देखिए ऑफिस, क्या, अगर तुम्हें ऑफिस लिखना हो मेरे भाई, ऑफिस, तो सिर्फ चंद्र का उपयोग होगा लेकिन बिंदु का उपयोग नहीं होगा भाई। अंग्रेजी के जितने शब्द है ना, अगर अंग्रेजी को हिंदी में लिखना पड़े
तो उसमें सिर्फ चंद्र का उपयोग होगा, बिंदु का उपयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम चंद्र का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी शब्दों को जब हिंदी में लिखा जाता है तो वहां चंद्र लगता है। जैसे ऐसा लिखना, जैसे डॉग, गॉड, डॉल, ऑफिस, नॉलेज, क्या नॉलेज अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में लिखे हैं तो इसमें क्या लगा है, सिर्फ चंद्र लगाए हैं लेकिन बिंदु नहीं लगाए हैं। उम्मीद है कि आज के क्लास में आप सब बहुत बेहतर हिंदी व्याकरण के बारे में आप इस टॉपिक के बारे में जाने होंगे। इससे पहले हमें उम्मीद है कि आप सब नहीं जानते रहेंगे। आज के क्लास में आप सबने पढ़ा अयोगवाह, विसर्ग, चंद्रबिंदु, हलंत, रेफ, चंद्र, इस सब के बारे में आप सबने बहुत बेहतर जानकारी प्राप्त कर लिया हिंदी व्याकरण में। अब आप लोग से मैं इतना ही कहूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है आप सबके लिए, और लिंक आगे भी भेज दीजिए वीडियो का, ताकि उस लोग का भी भला हो सके। ठीक है, इसके बाद मैं अगला पार्ट में मिलूंगा, अगला ग्रामर लेकर आऊंगा। जब तक जय हिंद, जय भारत।